हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो शुभ आरंभ करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसके चैप्टर नंबर 1 के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स से जान पहचान करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। हर कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके समझने वाले हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, अपने भाई के साथ जुड़ जाओ और चैप्टर को यहीं की यहीं पैक कर दो। चलिए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के साथ। तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले तो है क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यू। हाँ जी, तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। माइक्रो और मैक्रो डिफरेंस भी पढ़ा था वहां पे, उसी का एक्सटेंशन है। तो भैया तसल्ली से थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है, सिंपल सी बात है। हाँ, कोई भी अपना सरनेम ऐसे तो देगा नहीं, उसी का तो बच्चा होगा, है ना जी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के आगे ही तो मैक्रो लगा है, तो किसका बच्चा है, ये है तो इकोनॉमिक्स का ही, सिंपल सी बात है। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो स्टडी करती है, विच स्टडीड इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो भैया कौन सी नई बात बता रहा है, हमने क्लास 11 में ही समझा है इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, हाँ या नहीं। तो भैया वही बोल रहा है ये भी, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही स्टडी करती है, बट एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, कि भैया ये यहां पर सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, पूरी की पूरी, क्या बोला मैंने, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम जो होगी उसको स्टडी किया जाएगा पूरी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी एज अ होल। समझ में आ गई बात, कोई डाउट। दोबारा से एक बार तसल्ली से दिमाग में छाप लो कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ा जाता है पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए। बात खत्म, क्लियर, बहुत बढ़िया। भैया मैक्रो का तो मतलब ही होता है लार्ज। तो यहां पर इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी किया जाता है लार्ज लेवल पर, पूरे बड़े लेवल पर, पूरे इकोनॉमी के लेवल पर, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए तो थोड़ा सा और इलोबरेट कर लेते हैं इसको। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। हाँ जी पता है, आगे बोलो। सच एज नेशनल इनकम, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम की भैया पूरे देश की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब समझते हो, जोड़, सम, ठीक है। तो भैया यहाँ पर सभी चीजों को एग्रीगेट करके पढ़ा जाता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी के लिए पढ़ना है तो एग्रीगेट तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल की भैया पूरी की पूरी इकोनॉमी में क्या प्राइस चल रहा है अलग अलग चीजों का, ठीक है। आगे कंजप्शन पढ़ा था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहां पढ़ेंगे एग्रीगेट, क्योंकि भैया जोड़ना तो जरूरी है, क्योंकि मैक्रो लेवल पे सबके लिए पढ़ना है, ठीक है, मिल बांट के पढ़ना है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी कौन सी होगी, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट्स मेन इंस्ट्रूमेंट्स आर, अब इसके मेन इंस्ट्रूमेंट, मेन हथियार कौन से हैं समझ लो। पहला है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो भैया इसके मेन हथियार एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, क्योंकि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई ऑलरेडी पढ़ लिया, अब यहाँ पे उसको जोड़ देंगे, बात खत्म, सिंपल, सो इजी, क्लियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। हाँ जी, इनके दूसरे नाम भी याद रख लो, इसको इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है बेटा। आई होप मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो नाम से ही क्लियर होता है, माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, बिल्कुल निक्कू सा, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है जी। तो जब भी
हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे छोटे लेवल पे तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे तो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाम समझ में आ गए? चलो, तो नाम से ही सब कुछ पता लग जाता है भैया। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो जब भी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को, एक इंडिविजुअल के लिए, एक हाउस होल्ड के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए तो क्या बोलते हैं उसे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो सिंपल, सो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो डिटेल में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस है बेसिक ऑफ स्टडी। अंजी भैया, किस बेसिक्स पे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहां पर हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं स्कैरसिटी को, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को। किसके लेवल पर? इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म और इंडस्ट्री के लेवल पर। क्लियर? इजी। सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी को स्टडी करते हैं किसके लिए? इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल। क्लियर? वही बात है, दोबारा से वही रिपीट कर दिया है। क्लियर? अगला पॉइंट, यहाँ पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से हैं हमारे? यहाँ पर जो मेन वेरिएबल है ना बेटा, वो है कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। अभी बताया मैंने, डिमांड और सप्लाई यहाँ पर मेन हथियार है, इसके मेन वेरिएबल्स है। क्लियर? यहाँ पर एग्रीगेट आ जाएगा, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे डिमांड को और सप्लाई को। तो यहाँ पे जो मेन वेरिएबल है जिसके बेसिस पे स्टडी की जाती है वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। चलिए आगे आता है इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट किन के लिए यहाँ पे स्टडी की जाती है? मेनली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स पे फोकस किया जाता है और वो कौन से? हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल पे तो फोकस करना ही है, साथ में इंस्टीट्यूशनल्स पर भी फोकस करना है। मतलब कंज्यूमर के लिए तो पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के लिए तो पढ़ेंगे, साथ में स्टेट। स्टेट किसको कंसीडर किया है? कंट्री को। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है हमारे पास, उन सब के लिए भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इजी, बहुत बढ़िया। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, देखिए जी, जोड़ तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी करना पड़ा था। याद है आप लोगों को, जब आप मार्केट डिमांड निकालते थे तो मार्केट में जितने भी, ठीक है, कंज्यूमर थे, उन सभी की डिमांड को आप जोड़ते थे, सम करते थे, एग्रीगेट करते थे। तो वहां पर भी एग्रीगेशन तो था, बट वहां पर बहुत ही लिमिटेड था। तो भैया एग्रीगेशन है बट लिमिटेड डिग्री का है। बट जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो यहीं पे एग्रीगेट से ही काम चल रहा है। तो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन किया जाता है कि स्टडी किसके लिए करनी है? इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, अजम्पशन क्या है बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत सारे जो वेरिएबल्स है उन सबको हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। सिंपल वर्ड में बोलूं तो जब भी हम माइक्रो की स्टडी करते हैं ना, तो मैक्रो के सारे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कांस्टेंट्स होते हैं हमारे पास वेरिएबल? जैसे टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ हम मान के चलते हैं कि भैया ये कांस्टेंट है, तभी हम माइक्रो की स्टडी कर पाते हैं, अदरवाइज माइक्रो की स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अगला, ठीक है, यहाँ पर इन वेरिएबल्स में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अगर इन वेरिएबल में चेंज नहीं आएंगे तो हम स्टडी किसको कर रहे हैं? ठीक है, इजी। बट हाँ, जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो आप मान के चलोगे कि माइक्रो के वेरिएबल जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। मैक्रो पढ़ते वक्त माइक्रो के कांस्टेंट, माइक्रो पढ़ते वक्त मैक्रो के कांस्टेंट। क्लियर? चलिए, सेंट्रल इशू, भैया मेन इशू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो मेन इशू है वो है कि भैया रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। अरे बस समझ में कि भैया रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है, यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर जो मेन इशू है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट मतलब टोटल इनकम वगैरह से रिलेटेड कांसेप्ट है कि भैया टोटल आउटपुट कितना है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट कितना है, यही तो कंसीडर किया था, यही तो कैलकुलेट किया था यहाँ पे। ठीक है, मेथड ऑफ स्टडी क्या है यहाँ पे? यहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मतलब एक ऐसा एनालिसिस जहां पर केवल दो वेरिएबल्स को कंसीडर किया जाता है। कितने वेरिएबल्स को? दो वेरिएबल्स को। ठीक है बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। उसी के बेस पे यहाँ पे स्टडी की जाती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर सभी वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और सिंपल करता हूं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम को कंसीडर किया जाता है केवल दो वेरिएबल्स को लेकर। यहाँ पर सारे वेरिएबल्स को कंसीडर करके इक्विलिब्रियम लेवल निकाला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मतलब मोर देन टू वेरिएबल। इजी, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। भैया जी सिंपल सा कंसेप्ट है, जरूरी नहीं है जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए भी हो,
और जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए भी हो। तो भैया माइक्रो मैक्रो भी यही बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भैया जो माइक्रो लेवल पे अच्छा है जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे अच्छा हो, और जो मैक्रो लेवल पे अच्छा है जरूरी नहीं कि वो माइक्रो पे अच्छा हो। ठीक है, तो सेविंग जो है एग्जांपल से समझ लो। हाँ जी, सेविंग जो है वो इंडिविजुअल के लिए तो बहुत अच्छा है। भाई आने वाले टाइम में कोई दुख दर्द पीड़ा हो गई, कोई परेशानी हो गई, तो अपनी सेविंग काम आएगी। हाँ, किससे मांगते फिरोगे, बोलते हैं ना माँ बाप, वो सही बोलते हैं। तो भैया इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, तो माइक्रो लेवल पे सेविंग तो बड़ी बढ़िया चीज है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं मैक्रो लेवल पे, तो वहां पर सेविंग अच्छी चीज नहीं है। कैसे? जब सब सेव करेंगे तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। भाई छुपा के रखोगे, खर्च नहीं करोगे, तो क्या होगा, उस चीजों की जो मार्केट में चीजें उनकी डिमांड कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अब डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। अल्टीमेटली देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी। ठीक है, धीरे धीरे देश जो है डिप्रेशन में आता चला जाएगा। तो बड़ी दुविधा है। देखा, तो भैया माइक्रो लेवल पे तो सेविंग अच्छी थी, बट मैक्रो पे वो तो बेड़गर कर गई। ठीक है भैया, तो क्लियर हो गया जी। और क्लियर कर देते हैं एग्जाम्पल के साथ। भैया माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, समझो। आप मार्केट में गए एक फोन लेने, पहले दुकान पे गए 25,000, दूसरी दुकान पे गए 25,500, और आप तो शातिर हो, आप पहले ही पता करके गए हो ऑनलाइन की ऑनलाइन कितने का आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है 24,500 का। तो भैया जाने के बाद आपने अलग अलग जगह पर मार्केट में रिसर्च करी, पता करा कहाँ पे क्या रेट है क्या नहीं है, सब कुछ स्टडी करने के बाद अब डिसीजन आपका है कि आपको मार्केट से फोन खरीदना है या नहीं खरीदना। तो यहाँ पर हम आपके नेचर को स्टडी कर रहे हैं कि आपके पास जो स्केयर रिसोर्सेज है उसे आप किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो। तो यहाँ पे डिसीजन किसका है, इंडिविजुअल का है, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बात समझ में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट चाहती है कि कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए जो टैक्स था फोन पर वो कम कर दिया, जीएसटी कम कर दिया। जीएसटी कम हो गया तो भैया सेल बढ़ेगी। क्यों बढ़ाई गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बढ़े। ठीक है, तो यहां पर जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया वो किसके लिए लिए, केवल आपके लिए नहीं, पूरी की पूरी कंट्री के लिए। तो वो किस तरह का डिसीजन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आई बबुआ, आया नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, वही तो स्कोप होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। हाँ जी, ये आपका चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, रटवा दूंगा तसल्ली से, हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये एक है चैप्टर है जिसकी वजह से आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से प्यार भी हो सकता है और तकरार भी। समझ में आ गया तो अति उत्तम, समझ में नहीं आया तो भैया पूरे साल परेशान रहोगे। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर को अपने भाई के साथ तसल्ली से क्लियर कर लेना, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भैया नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, क्लियर? इट डील विद द डेफिनेशन एंड द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट लाइक जीडीपी एंड एनडीपी। तो भैया यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि भैया नेशनल इनकम होती क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी पढ़ेंगे, एनडीपी पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सब कुछ ठीक से स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अगला, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां पर हम थ्योरीज देखते हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। तो भैया कौन सी नई बात बताई, नाम से क्लियर है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, तो वही तो बता रहा हूं। ठीक है, कि भैया यहां पर हम एम्प्लॉयमेंट की थ्योरीज को स्टडी करते हैं, जैसे कीन्स थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है बेटा, ये बहुत ही नोटेबल कंटेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीजन है, बेरोजगारी क्यों है और किस तरीके से हम उसे हटाएंगे, किस तरीके से बेरोजगारी से लड़ेंगे, वो सब कुछ कहाँ आएगा, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, बेरोजगारी जब तक रहेगी जब तक तरक्की नहीं होगी, तो बेरोजगारी तो उठानी पड़ेगी, और वो कहाँ पड़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे, थ्योरी ऑफ मनी।
कि भैया पैसा पैसा बनता कैसे है, कैसे मनी क्रिएट होती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट जो होता है कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक। कैसे करता है बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये भी हमारा चैप्टर है, आपको बहुत तसल्ली से पढ़ना है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका क्या रोल है मनी सप्लाई में, किस तरीके से वो मनी को रेगुलेट करता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो ये किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इसीलिए हमारा स्कोप है। क्लियर? अगला, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। हाँ जी, इन्फ्लेशन, ये वर्ड तो कहीं ना कहीं सुना होगा, सुना है ना यार। इन्फ्लेशन तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, चीजों की कीमतें तो कम होने की नाम ही नहीं ले रही है, सोना का भाव बढ़ता जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। इन्फ्लेशन आपने पढ़ा है ना, सुना है ना, पढ़ा नहीं सुना है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब किससे रिलेटेड कंसेप्ट, प्राइस से। तो प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस आते हैं वो हम कहाँ पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। ठीक है बेटा, ये हमें बताता है कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है घट रहा है, और बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रही तो क्यों हो रही है, डिफ्लेशन हो रही तो क्यों हो रही है, उसके हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, सब कुछ तसल्ली से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इसीलिए ये आता है इसके स्कोप के अंदर। इजी। अगला, रोल ऑफ गवर्नमेंट। हाँ जी, गवर्नमेंट का क्या रोल है और गवर्नमेंट के बजट का क्या रोल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, पूरा का पूरा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट के नाम से। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस तरह से अपना बजट डिसाइड करती है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, सब हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? उसका क्या इंपैक्ट होता है अलग अलग चीजों पे। एक्सचेंज रेट, डॉलर की वैल्यू तो भैया कम होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, पता नहीं कब कम होगी। ठीक है, तो जो एक्सचेंज रेट है, ये जो वैल्यू है, वो कैसे डिसाइड होती है, कैसे इसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे कहां पर, एक्सचेंज रेट में। और साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करते हैं, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसको हम बड़ी तसल्ली से डिटेल में पढ़ते हैं किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये आता है इसके स्कोप में। क्लियर? इजी। अब बारी आती है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आधे बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं कि सिग्निफिकेंस होता क्या है, सिंपल वर्ड में इंपॉर्टेंस ही बोल रहा है कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पहली, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करोगे तो किसी भी इकोनॉमी के बारे में जान पाओगे, क्या है, कैसी है, डेवलप कर रही है नहीं कर रही है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, सब कुछ पता लग जाएगा इकोनॉमी के बारे में जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो। कैसे? मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको ऑफर करता है एक डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। डीप, कैसा, डीप। ठीक है, हर चीज पता लग जाएगी उस इकोनॉमी के बारे में डिटेल में, तसल्ली से, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम, भाई देश की इनकम पता लग गई। ठीक है ना, किस तरह की वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो पता लग जाएगा आपको उससे। अगला, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करोगे तो उससे पता लगेगा कि भैया हमारी इकोनॉमी में कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं और गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से कैसे डील कर रही है। ठीक है भैया, तो गवर्नमेंट बजट जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की रेगुलेट करती है। तो भैया सब कुछ तो पता लग गया मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से। किसके बारे में? इकोनॉमी के बारे में। और क्या जानना है? आपके बच्चे की जान लोगे, सब कुछ तो पता लग गया, सारे सीक्रेट निकल जाएंगे उसके। ठीक है, तो भैया डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा किसका, इकोनॉमी का। ठीक है जी। अगला, अब एक बार पता लग गया कि भैया इकोनॉमी की तो हालत बुरी है, इसे तो तरक्की पे ले जाना है, ग्रो करना है, तो वो रोड मैप कैसे बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ रहे हो बात को? तो भैया रोड मैप जो बनेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट का, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के बाद ही बनेगा, है ना। तभी तो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाओगे, जब तक पता ही नहीं होगा तब तक क्या कर लोगे। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करनी पड़ेगी, तभी उसको ग्रो कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी को। ठीक है जी। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हो। कैसे? एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बनाकर।
भैया इतने बड़े बड़े बम के गोले जैसे वर्ड छोड़ दिए हमारे ऊपर, कहना क्या चाहते हो? अरे परेशान मत हो, समझो। जब भी किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, तो अगर प्राइस कम करनी है तो डिमांड कम कर देंगे। अब इसके लिए दो तरीके होते हैं, एक जो हमारा सेंट्रल बैंक यूज करता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट यूज करती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो इस तरीके से डिमांड को कम करके हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, जो इन्फ्लेशन हो जाती है, डिफ्लेशन हो जाती है मार्केट में, उसको कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, क्लियर? और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में। तो अगला आता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। तो भैया अगर जानना है ना कि आप कितना एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा कि वहां पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस जानना जरूरी क्यों है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? उसका सिंपल सा रीजन है, अगर अपनी परफॉर्मेंस जानना चाहते हो किसी भी इकोनॉमी की, ठीक है, किसके रिलेशन में? बाकी वर्ल्ड के रिलेशन में, तो भैया बीओपी को स्टडी कर लो। कैसे? यहां से आपको पता लग जाता है कि आप कितना एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, कि भैया कितना आपकी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने की। जितनी ज्यादा कैपेसिटी उतने आप तरक्की पर ऊपर, बाकियों के मुकाबले में आगे हो, और जितना कंपल्शन है इंपोर्ट करना आपका, उतना आप पानी के अंदर हो। कि सिंपल सी बात है, जब कंपल्सरी होगा कोई चीज इंपोर्ट करना तो आप दूसरी कंट्री पे डिपेंडेबल हो, तो आप उनसे बहुत पीछे हो। ठीक है, क्लियर? तो ये अगर जानना है कि कहां पर स्टैंड करते हो बाकी वर्ल्ड के मुकाबले में, तो भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस को समझना होगा। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। भैया देखिए आजकल बहुत बड़ी समस्या है, किसकी? पॉल्यूशन की और गरीबी की। और दोनों ही समस्या का समाधान कहां से मिलेगा? जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि यहीं से हम स्टडी करते हैं, चीजों को समझते हैं और उनके लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि हम उससे डील कर सके। क्लियर? इजी। अगला, पॉलिसी फॉर्मेशन। जितनी भी पॉलिसीज बनती है वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल, सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद ही बनती है। बिना इसके कोई भी पॉलिसी बन नहीं सकती, बनाई तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, आउटपुट, इन सब की जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए? पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, जब इन सबको स्टडी करके पॉलिसी बनाओगे तभी ग्रो कर पाओगे, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा हमारी कंट्री। सो दैट्स इट, हमने हंसते खेलते अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। फिर भी कोई दुख, दर्द, पीड़ा इस चैप्टर से रिलेटेड रह गई हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, नो फियर, योर भैया इज हियर, याद रखना। ठीक है, तो भैया करना क्या है? अब करना है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करना है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करना है, और चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आपको मैं शेड्यूल दे चुका हूं कि किस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।